Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India-Mauritius relations, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. It also important from PSIR 2B segment perspective. So देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ जी इंडिया के विजिट पे हैं एंड ही इज़ ऑन 8-day विजिट टू इंडिया. इस दरमियान ही विल बी विजिटिंग WHO का एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है जामनगर में, वहाँ विजिट करेंगे. उसके अलावा विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ए सेरेमनी फॉर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट इन गांधीनगर. मुद्दा ये है कि ये दोनों ही इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है को कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, बट सिंस Mauritius Prime Minister is visiting India and that is how Mauritius becomes an important topic for upcoming mains exam for both APSC and UPSC GS paper 2 international relations perspective से. और इसी कारण से आपसे इंडिया मॉरिशस रिलेशंस पे सवाल पूछा जा सकता है. तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक चुनते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. तो देखते हैं इंडिया मॉरिशस रिलेशंस इज़ इम्पॉर्टेंट दिस ईयर. तो एक एक करके मॉरिशस के बारे में चीज़ें समझते हैं. सबसे पहले देखते हैं मॉरिशस है कहाँ. देखिए मॉरिशस इज ए स्मॉल आइलैंड इन इंडियन ओशन. आप देखिए तो जो मडागास्कर है अफ्रीका का एक मेजर आइलैंड आप कह सकते हैं मडागास्कर, उससे ईस्टर्न साइड में यहाँ पे छोटा सा मॉरिशस है. ये सीरीज और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसको हम लोग मॉरिशस कहते हैं. तो और भी जो आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में उनको एक एक करके देख लेते हैं. जैसे मालदीव, इट इज़ एन आर्कीपेलागो सीरीज ऑफ आइलैंड्स. उसके बाद चागोज आइलैंड. चागोज आइलैंड आपको इसके बारे में और एक बात समझनी चाहिए. इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन मॉरिशस एंड ब्रिटेन. तो मॉरिशस क्लेम करता है कि चागोज आइलैंड बिलोंग्स टू इट, लेकिन ब्रिटेन के साथ इसका डिस्प्यूट चल रहा है. उसके अलावा और भी कुछ आइलैंड्स हैं जैसे सेचिल्स है या श्रीलंका है. तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशन के अंदर. और फिजियोग्राफिकली इट इज़ कॉल्ड एज पार्ट ऑफ मैस्करीन आइलैंड्स. तो ये जितने भी यहाँ पे आइलैंड्स हैं दे आर नोन एज पार्ट ऑफ मैस्करीन आइलैंड्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके की आप समझिए कि जेट स्ट्रीम चलती है, जेट आप ओशन करंट चलती है, मैस्करीन करंट. इसका मॉरिशस का कैपिटल सिटी है पोर्ट लुइस. अब ज़रा देखते हैं, ये तो हो गई ज्योग्राफी की बात मॉरिशस की. अब इंडिया मॉरिशस रिलेशंस देखते हैं. तो देखिए मॉरिशस लाइक इंडिया वाज आल्सो ए ब्रिटिश कॉलोनी टिल 1968. 1968 को 12 मार्च को मॉरिशस आज़ाद हुआ. बट इंडिया अपनी आज़ादी के बाद ही 1948 में इंडिया ने मॉरिशस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए थे. अगर इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग है कल्चरल रिलेशंस या पीपल टू पीपल टाइज. क्योंकि अगर आप मॉरिशस देखें, मॉरिशस की डेमोग्राफी को स्टडी करें तो यू विल फाइंड कि अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन. ज़्यादातर लोगों को जो मॉरिशस में आज रहने वाले लोग हैं दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया ओनली. इनफैक्ट चूँकि ब्रिटिशर्स इंडिया में भी रूल कर रहे थे और उन्होंने मॉरिशस को भी अपना कॉलोनी बना रखा था. सो ब्रिटिशर्स ट्रांसपोर्टेड मैनी people from India to Mauritius to work as laborers in their plantation field. और वही फिर लोग वहाँ जा कर के सेटल हो गए. एंड दैट इज़ हाउ नाउ अबाउट 70% ऑफ द डेमोग्राफी और पॉपुलेशन ऑफ मॉरिशस इज ऑफ इंडियन ओरिजिन. और इस कारण से कल्चरल जो कनेक्ट है मॉरिशस और इंडिया का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आप देखिए प्रधानमंत्री का नाम भी किस तरीके का है. नाम सुन के आपको लग रहा होगा इंडियन जैसा, प्रविंद कुमार जुगनौथ. और इस तरीके से मोर एंड मोर पीपल माइग्रेटेड आउट ऑफ इंडिया एंड गॉट सेटल इनटू मॉरिशस टू वर्क एज ए प्लांटेशन वर्कर्स. आप देखिए 2 नवंबर 1834 को पहला शिप जिसका नाम था एटलस, इट डॉक्ड ऑन मॉरिशस कोस्ट विच टुक फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स. तो 1834 से इंडियन लेबरर्स को वहाँ ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया गया एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी मोर लेबरर्स वर ट्रांसपोर्टेड.
एंड दिस इज़ हाउ इंडिया एंड मॉरिशस डेवलप्ड अ क्लोज कल्चरल कॉन्टैक्ट। इनफैक्ट ये जो 2 नवंबर 1834 का दिन है, जिस दिन पहला शिप एटलस रीच्ड मॉरिशस फ्रॉम इंडिया, इस दिन को मॉरिशस के अंदर अप्रवासी दिवस की तरह मनाया जाता है। तो ये तो हो गया इंडिया मॉरिशस का कल्चरल कनेक्ट। कॉमर्शियल रिलेशंस भी इंडिया और मॉरिशस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, इंडिया इज़ मॉरिशस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉरिशस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ध्यान रहे, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस और चाइना है, लेकिन मॉरिशस के लिए उसकी सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया से होती है। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेड देखिए तो इट इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है मॉरिशस को, यानी कि इंडिया ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व मॉरिशस से कमाता है। मॉरिशस को लेकर के एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए, मॉरिशस हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया। अब देखिए, एफडीआई इनफ्लो 2018-19 का डाटा है, तो उस टाइम में तो मॉरिशस थोड़ा पिछड़ गया। सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो आया सिंगापुर से, फिर दूसरे नंबर पर मॉरिशस से, फिर नीदरलैंड से। लेकिन अगर आप 2000 से लेकर के 2015 तक का डाटा देखें एफडीआई इनफ्लो का, तो जितना भी हमारा एफडीआई इनफ्लो आया उसका 34% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट केम फ्रॉम मॉरिशस ओनली। अब आप सोचेंगे कि सर इतना छोटा देश और यहाँ से सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है, कैसे? तो इसके पीछे कारण है कि मॉरिशस या इस तरह के कई सारे जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे सिंगापुर हो गया या सिप्रस आइलैंड्स हो गए, इन लोगों ने क्या कर रखा है, अपने अपने देशों को टैक्स हेवेंस बना रखा है। मतलब बहुत सारे तरह के टैक्स की छूट दे देते हैं। और इंडिया का इन देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट रहा है, DTAA, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि अगर आपके देश में टैक्स लगाती है आपकी सरकार, तो फिर हम अपने देश में उस कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ, अब यहाँ पे तो टैक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 20-22% के आसपास है। तो कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, यहाँ जा करके अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल लेते हैं, हेडक्वार्टर उसको बना देते हैं, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के कारण फिर भारत सरकार उनसे टैक्स नहीं ले पाती है। एंड दिस इज़ हाउ दीज कंट्रीज़ यहाँ पे कंपनियाँ अपना अपना हेड ऑफिस खोल देती हैं और फिर वहाँ से इन्वेस्ट करती हैं। तो वहाँ से जो भी पैसा इंडिया के अंदर आता है उसको हम लोग एफडीआई के तौर पे देखते हैं। सो दिस इज़ द थिंग why Mauritius being such a small country, an island country, and Singapore, small and island country, has been one of the largest source of FDI inflow for India. Answer is 2. The 2 reasons behind it. First, they are acting as a tax havens, and second, double taxation avoidance agreement with the 2 countries. Over a period of time, भारत सरकार ने double taxation avoidance agreement दोनों ही देशों के साथ ख़त्म कर दिए। तो अगर आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको उसके बारे में और जानना है और अभी भी आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि क्यों ये दोनों देश हमारे लिए सबसे बड़े एफडीआई इन्वेस्टर्स थे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और टैक्स हेवेंस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कॉमर्शियल रिलेशंस, जिसमें मॉरिशस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। इंडिया के लिए लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स, वन ऑफ द सोर्सेज मॉरिशस। अगर इंडिया के असिस्टेंस की बात की जाए ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो इंडिया ने मिशन सागर चलाया था मई 2020 में, जिसमें जो इंडियन ओशन के अंदर जो 5 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव, सेचेल्स, मडगास्कर, इन सब के लिए इंडिया ने चलाया था मिशन सागर, जिसमें कोविड रिलेटेड मेडिसिन्स और बाकी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई गई थी। उसके अलावा वैक्सीन माइत्री इनिशिएटिव चलाया था इंडिया ने इन जनवरी 2021, जिसके अंतर्गत इंडिया डिलीवर्ड मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन टू मॉरिशस एंड अदर इंडियन ओशन कंट्रीज़। तो ये सब इंडिया का असिस्टेंस प्रोग्राम था विथ मॉरिशस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस देखते हैं मॉरिशस का। तो मॉरिशस, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, राइट। और इंडियन ओशन में एक तरीके की इनडायरेक्ट टसल चल रही है इंडियन नेवी और चाइनीज़ नेवी के बीच में। इंडियन ओशन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी, बट चाइना आजकल इंडियन ओशन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस या फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इस कारण से एक तरीके का टसल चल रहा है इंडियन नेवी और चाइनीज़ नेवी के बीच में। चाइना ने कहीं ना कहीं अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मदद से अपने फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग कर लिया है इंडियन ओशन में। हम्बन तोता पोर्ट चाइना के पास है, ग्वादार पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना ऑफ पाकिस्तान। तो दिस इज़ हाउ चाइना इज़ गेटिंग इट्स फुट स्ट्रॉन्ग इन इंडियन ओशन। और वैसे हालात में इंडिया को भी ज़रूरत है कि इंडियन ओशन के अंदर जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी स्ट्रैटेजिक रिलेशंस या सिक्योरिटी रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करे।
और इसी दरमियान फिर and in this context only India is developing strong ties with Indian island ocean countries like Mauritius, Seychelles and Sri Lanka, and that is the reason why in 2015 the government of India started Sagar initiative. Sagar initiative focused on these three countries, Mauritius, Seychelles and Sri Lanka, in order to counter rising China's influence in Indian Ocean region. सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट कर रहे थे इन तीन इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज़ की, मॉरिशस, सेचेल्स और श्रीलंका का, उस टाइम में सागर मिशन को स्टार्ट किया गया था। सागर मिशन फोकसेज ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया विद दीज थ्री कंट्रीज़, Mauritius, Seychelles and Sri Lanka. It also focuses on security and strategic relations with these three countries. तो इकोनॉमिक रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए वी आर फोकसिंग ऑन ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी सिंपली मीन्स कि ओशन रिलेटेड रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, ताकि सारे ही जो मेंबर कंट्रीज़ हैं सागर मिशन के, इंडिया, मॉरिशस, सेचेल्स एंड श्रीलंका, सबको इकोनॉमिक तरीके से फ़ायदा हो। उसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशंस डेवलप किए जा रहे हैं बिटवीन दीज फोर कंट्रीज। उस सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंतर्गत वी हैव बिन डेवलपिंग सम रडार सिस्टम्स इन दीज कंट्री। देखो मालदीव में हमने रडार लगाया, सेचिल, मॉरिशस, श्रीलंका में हम लोग रडार इंस्टॉल कर रहे हैं अंडर कोस्टल सर्विलेंस रडार सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। तो ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन डेवलप हो रहा है इंडिया और मॉरिशस के बीच में। उसके अलावा एक नया सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग मॉरिशस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बिल्डिंग बनाई है और डेवलप की है भारत सरकार ने, जिसको इनॉग्रेट भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अलावा इंडिया हैज़ बीन ऑल्सो एंगेज इन टू मैनी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव इन मॉरिशस। अब हुआ क्या है कि इतने सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स के बाद हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जितने भी डेवलपमेंटल कोऑपरेशंस होते हैं इट डज़ नॉट कम अप विथ एनी कंडीशंस। तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस था चाइना के तरफ कि कैसे चाइना जो है वो अपने डेट ट्रैप में मेंबर कंट्रीज़ को फंसा लेता है। वो लोगों को उधार तो देता है लेकिन विथ अ कंडीशन, और उस कंडीशन में फिर मेंबर कंट्रीज़ फंस जाते हैं। लेकिन मॉरिशस को इकोनॉमिक सपोर्ट देने से पहले इंडिया ने इस तरह के कोई भी कंडीशंस नहीं रखे, एंड दिस इज़ हाउ इंडिया रीच दिस स्टेटमेंट कि हमारा जो डेवलपमेंटल कोऑपरेशन इनिशिएटिव होता है डज़ नॉट कम अप विद एनी कंडीशन, वी बिलीव इन इक्वालिटी, इक्वल पार्टनरशिप। इन सब के बावजूद भी अगर आप देखिए तो मॉरिशस का एक आइलैंड है अगालेगा आइलैंड्स, ठीक है, क्योंकि मॉरिशस इज तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्कीपेलागोस, तो उसमें से एक आइलैंड है अगालेगा आइलैंड। अगालेगा आइलैंड में एक पोर्ट बना रहा है इंडिया। उस पोर्ट को लेकर के इंडिया ने लगभग $87 मिलियन स्पेंड करने का फैसला लिया है, ठीक है। अब जेटी बना रहा है, जेटी मतलब एक छोटा सा पोर्ट, मॉडर्न पोर्ट को हम लोग जेटी कहते हैं। अभी उसको लेकर के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से चाइना ने हम्बन तोता पोर्ट को अक्वायर कर लिया श्रीलंका के अंदर, ठीक वैसे ही इंडिया भी अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है मॉरिशस के अंदर, और मॉरिशस के इस आगे लेगा जो आइलैंड है या इसका पोर्ट है उसको इंडिया फोर्सफुली उस पर अपना पोजीशन डेवलप कर लेगा। तो इन सब चीज़ों के कारण आगे का प्रोजेक्ट को लेकर के थोड़ा बहुत इंडिया और मॉरिशस के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। तो करंट कंसर्न्स में आप आगे लेगा आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि मॉरिशस होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज़ रोल इन इंडियन ओशन, डिस्कस। वहाँ पे आप थोड़ा कल्चरल बैकग्राउंड से शुरू कर देना कि इंडिया और मॉरिशस कल्चरली बहुत क्लोज हैं, ठीक है। और प्रवासी दिवस मनाया जाता है मॉरिशस के अंदर, वो भी आप लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरिशस, फिर उसमें आप कहना कि मॉरिशस इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है एंड दिस इज़ हाउ इट विल बी कोर पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ काउंटरिंग चाइना इन इंडियन ओशन। उसके अलावा आप लिखना कि मॉरिशस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सागर मिशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस भी है मॉरिशस का इंडियन ओशन के अंदर पायरेसी को रोकने के लिए या किसी भी और तरीके के नेचुरल डिजास्टर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया इज़ डेवलपिंग कोस्टल रडार सिस्टम। उसमें मॉरिशस के अंदर, मालदीव के अंदर, सेचेल्स के अंदर, श्रीलंका के अंदर इंडिया कोस्टल रडार डेवलप कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ मॉरिशस इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस परस्पेक्टिव। इकोनॉमिक डेवलप सिग्निफिकेंस भी है मॉरिशस का इंडिया के लिए। ब्लू इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी वाटर रिसोर्सेज या ओशन रिलेटेड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे दोनों ही कंट्रीज साथ मिल करके। उसके अलावा कई सारे इंडियन
जो बिजनेसेस हैं, दे आर सेटिंग अप देयर businesses in Mauritius. So this is how there is economic ties also between the two sides. आप लिख सकते हो कि मॉरिशस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI टू इंडिया. उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया इज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मॉरिशस. कल्चरल टाइज भी बता देना. फिर कंक्लूजन में कुछ करंट कंसर्न्स भी लिख देना जहाँ थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हैं, उसमें आप आगे लेगा आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिख सकते हो. और उसके अलावा जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का इशू था लीडिंग टू राउंड ट्रिपिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, उसको भी आप लिख सकते हैं. इसके बारे में आप बताना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राउंड ट्रिपिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आपको क्लियर है या नहीं. इफ़ नॉट देन आई विल कवर दिस इन एनालिसिस ऑफ टुमारो. सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट हाउ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स हाउस होल्ड्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, अब ये कोई करंट अफेयर्स का आर्टिकल नहीं है, एक अगेन बेसिक आर्टिकल है कि कैसे इन्फ्लेशन से हाउस होल्ड को या इकोनॉमी को नुकसान होता है. बट मुझे लगा कि इसको मुझे कवर करना चाहिए जस्ट टू स्ट्रेंथन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आपने जो भी अपने जहाँ पे भी पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक बार रिवीजन देने के लिए मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ. तो देखते हैं. आपको तो एक बात तो पता है कि हाल फिलहाल में इन्फ्लेशन इज़ मूविंग ऑन द हायर साइड, और जो हमारा सीलिंग लिमिट है 6%, उसको इन्फ्लेशन ब्रीच कर चुका है फॉर लास्ट 3 मंथ्स. इनफैक्ट जनवरी महीने में इन्फ्लेशन वॉज 6.95%, विच इज़ अबाउट 17 मंथ हाई. ये जो हाई इन्फ्लेशन है दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस गोइंग अप. अब इस आर्टिकल में फिर बताया गया कि हाउ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स आवर इकोनॉमी एंड हाउस होल्ड सेविंग्स. उनको एक एक करके देखते हैं. तो इसको समझने के लिए आपको पहले समझना चाहिए वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी कैसे काम करती है. तो ये मान लीजिए कि हाउस होल्ड्स या इंडिविजुअल्स, हम और आप या हमारा परिवार, हाउस होल्ड, हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जगह पर नौकरी करते हैं. एम्प्लॉयमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, अपने लिए इनकम क्रिएट करते हैं. इनकम का एक हिस्सा तो टैक्स के फॉर्मेट में चला जाता है, दूसरा हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर कुछ पैसा हम बचाते हैं और सेविंग्स का पैसा जो है वो हम अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डालते हैं. जैसे बैंक में मान लीजिए, बैंक इज़ वन एग्जांपल ऑफ सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट देयर कैन बी अदर एग्जांपल्स ऑल्सो, जैसे म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटी या बॉन्ड मार्केट. मान के चलिए कि सेविंग्स का पैसा हम बैंक में डालते हैं. अब बैंक्स क्या करती हैं, वही पैसे को लेकर के अलग अलग बिजनेसेस को, फर्म्स को वो लोन दे देती हैं, और फिर फर्म्स क्या करते हैं, उस पैसे को लेकर के इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. वो गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, और नए नए फर्म से फिर नया नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. इन नए एम्प्लॉयमेंट की मदद से फिर हमारे हाउस होल्ड्स और हमारे इंडिविजुअल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, जिससे इनकम जनरेट होता है. तो एक तरह का साइकिल चलता रहता है. इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअस साइकिल. अगर ये साइकिल हेल्दी तरीके से चलता रहे, नौकरियां लोगों को मिलती रहें, इनकम जनरेट होता रहे, कंजम्पशन होता रहे, यानी कि डिमांड होता रहे, सप्लाई होता रहे, ठीक है, सेविंग्स होती रहे, और ये साइकिल चलता रहे, तो हम कहते हैं कि इकॉनमी हेल्दी है. लेकिन अगर हाई इन्फ्लेशन आ जाए, महंगाई ज़्यादा हो जाए, महंगाई ज़्यादा होगी तो नेचुरली कंजम्पशन पे पैसा ज़्यादा खर्च होगा इंडिविजुअल्स का, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, तो कंजम्पशन पे पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तो सेविंग्स कम होगा. दिस हाई इन्फ्लेशन विल डायरेक्ट अटैक सेविंग्स, और जब सेविंग्स कम तो फर्म्स को पैसा कम, और फर्म्स को जब पैसा कम तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो ग्रोथ कम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम तो फिर नेचुरली इनकम कम. तो इस तरीके से जो वर्चुअस साइकिल है वो वीसीएस साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम, रिडक्शन इन सेविंग्स बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन. हाई इन्फ्लेशन के कारण रिडक्शन इन सेविंग में टर्न वर्चुअस साइकिल इनटू वीसीएस साइकिल. तो एग्जाम में तो इस तरह का डायग्राम मत बनाना, एग्जाम में ये डायग्राम बना देना. कभी भी आपको वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी को डिपिक्ट करना हो तो यू कैन राइट दिस: सेविंग्स लीडिंग टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू प्रोडक्शन लीडिंग टू इनकम एंड कंजम्पशन. अगर सेविंग्स कम हो गया बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, देन दिस वर्चुअस साइकिल विल ब्रेक डाउन एंड टर्न इनटू वीसीएस साइकिल. अब जरा समझते हैं इन्फ्लेशन से होता क्या. पहला इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो हमने देख लिया कि यह वर्चुअस साइकिल को वीसीएस साइकिल में कन्वर्ट कर सकता है. तो ओवरऑल इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमने इन्फ्लेशन का देख लिया. अब इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल या एक आम इंसान जो पैसा बचाता है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम जरा देखते हैं. तो हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न फॉर सेवर्स. तो निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है वो देखिए. इट इज़ ए कंडीशन व्हेन रेट ऑफ रिटर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट गेट्स लोअर देन इन्फ्लेशन. मान लीजिए कि आप जो पैसा एफडी कर रहे हैं 1 साल के लिए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, लेकिन महंगाई है 6%.
तो ऐसे हालात को कहा जाएगा निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो बैंक आपको रिटर्न दे रहा है पैसा रखने के बदले में, उससे तो ज़्यादा महंगाई है, तो इससे आपको ओवरऑल नुकसान हो गया। ऐसे हालात को हम लोग कहते हैं निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न। कैसे नुकसान हो गया जरा देखिए, हाउ निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न फॉर सेवर्स इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन। जरा देखिए, मान लीजिए कि ये रेडियो है, एक रेडियो सेट है जो आज 100 रुपये का है, ठीक है, आज 100 रुपये का ये रेडियो सेट है। एक साल बाद महंगाई के कारण 6% इन्फ्लेशन के कारण ये रेडियो सेट 106 रुपये का हो जाएगा। आज आपके पास 100 रुपये हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आज ये रेडियो सेट खरीद सकते हैं, राइट। लेकिन आपने सोचा कि ना, मैं आज ये रेडियो सेट नहीं खरीदूंगा, इसको मैं रखूंगा बैंक में, और बैंक आपको ऑफर कर रहा है 5% इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपने बैंक में एफडी कर दिया है 100 रुपये को 5% के हिसाब से। एक साल बाद ये 100 रुपये के बदले में आपको मिला 105, लेकिन रेडियो सेट महंगाई के कारण हो गया 106। तो ये 100 रुपये की मदद से आज जो आप रेडियो खरीद सकते थे, अब एक साल बाद यही रेडियो आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि 100 रुपये तो बढ़ के 105 हुआ, लेकिन रेडियो का दाम बढ़ करके 100 से 106 हो गया, राइट। यही चीज़ होती है जिनको घर खरीदना है, मान लीजिए जिनको गाड़ी खरीदनी है। अब वो क्या देख रहे हैं कि अगर मैं आज एफडी करता हूँ तो पैसा 1 लाख का बढ़ करके 1,06,000 होगा, लेकिन घर और गाड़ी ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ करके 1,10,000 की हो जाएंगी। तो आज मैं जो चीज़ें खरीद सकता हूँ जिस पैसे से, कल उसी पैसे से वो चीज़ नहीं खरीद सकता। अभी जो इंडियन इकोनॉमी में हालात बने हुए हैं, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन एन एवरेज ऑफर कर रहा है फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ऑफ 5.10%, जबकि इन्फ्लेशन चल रहा है 6.95%। निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न समवेयर क्लोज टू 1.85%। इतना नुकसान होगा बैंक में पैसा डालने से, ठीक है। सो फिर से वही कहानी, अभी क्या निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न से इकोनॉमी को क्या नुकसान होता है जरा देखिए। ये इंडिविजुअल है, ये पैसा कमा रहा है, इससे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, बचा हुआ पैसा ये सेव करता है, राइट। सेविंग्स में डाला, सेविंग्स का पैसा जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम्स में डालता है, जैसे कि बैंक वगैरह में डालेगा। बैंक फिर ये पैसा आगे बिजनेसेस को देता है, बिजनेसेस उससे फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, इसी एम्प्लॉयमेंट की मदद से हमारा इनकम जनरेट होता है। यही है वर्चुअस साइकिल। अब कैसा है कि जो भी हमारी इनकम हो रही है उसको हम लोग सेविंग्स करके और फाइनेंशियल सिस्टम में डालने के बजाय, क्योंकि सेविंग्स करके फाइनेंशियल सिस्टम में डालेंगे तो एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा 5%, जबकि महंगाई ज़्यादा है, तो लोग फाइनेंशियल सिस्टम में डालने के बजाय लोग क्या करेंगे कि गोल्ड खरीदने लगेंगे, घर खरीदने लगेंगे, प्लॉट खरीदने लगेंगे। तो गोल्ड खरीदो, घर खरीदो, प्लॉट खरीदो, तो इससे इंडिविजुअली तो आपको फ़ायदा हो जाएगा कि चीज़ें जो हैं 10% 12% के हिसाब से महंगी हो जाएंगी। लेकिन बैंक में पैसा ना डालने के बजाय आप गोल्ड और घर खरीदोगे तो इंडिविजुअली आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब तक इकोनॉमी में सेविंग्स ना हो, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू वो पैसा बिजनेसेस को ना जाए, बिजनेसेस उससे फैक्ट्रियाँ ना लगाएं, एम्प्लॉयमेंट ना जनरेट करें, तब तक इकोनॉमी में ग्रोथ कहाँ से आएगा। सो दिस इज़ हाउ लॉन्ग रन में निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न से होता क्या है कि इंडिविजुअल जो हैं वो अपना पैसा बैंक या अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ना डाल के गोल्ड और रियल एस्टेट में डालते हैं, जिससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम होता है और इकोनॉमी का ग्रोथ नीचे चला आता है। सो मैंने क्या बताया अभी तक आपको कि भाई महंगाई ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी का वर्चुअस साइकिल वीसीएस साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ लो सेविंग्स, और महंगाई ज़्यादा होगी तो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के लिए निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। फिर उस केस में वो लोग घर और गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो घर और गोल्ड महंगे होंगे और इकोनॉमी के अंदर फंड मोबिलाइजेशन कम होगा, जिससे इकोनॉमी को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पॉइजन पिल डिफेंस। ये जो टॉपिक है ये बार बार अखबारों में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक बार कवर कर लेता हूँ, आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है समझ लेते हैं। एलॉन मस्क, इनको तो आप जानते ही होंगे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं ये, राइट। सीईओ ऑफ टेस्ला मोटर्स, स्पेस एक्स, ये अब ट्विटर को खरीदना चाहते हैं और उसके लिए इन्होंने $43 बिलियन का ऑफर भी किया है। लेकिन ट्विटर का जो मैनेजमेंट है अभी इनको ट्विटर बेचना नहीं चाहता, तो इनके ऑफर से अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ट्विटर ना बेचने के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक अप्रोच ट्विटर ने अपनाया है, ट्विटर के मैनेजमेंट ने, जिस अप्रोच का नाम है पॉइजन पिल डिफेंस। ये जो पॉइजन पिल डिफेंस है ये ट्विटर ने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लाया है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो इंडस्ट्रीज़ में चलता है, बड़े बड़े बिजनेसेस में चलता है। जब कोई एक बड़ा बिजनेस अपने बिजनेस को बेचना नहीं चाहता है किसी दूसरे को,
उस केस में जो वो डिफेंसिव टेक्निक अपनाता है अपने बिजनेस को बचाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं पॉइजन पिल डिफेंस। अब पॉइजन पिल डिफेंस में होता क्या है कि जो कंपनी है, जैसे इस केस में ट्विटर पॉइजन पिल डिफेंस अपना रही है एलॉन मस्क के खिलाफ, तो ट्विटर क्या कर रहा है, अलग अलग तरीकों से अपने शेयर के दाम बढ़वा रहा है जिससे एलॉन मस्क को और ज़्यादा पैसा पे करना पड़े। सो इस तरीके को कहते हैं हम लोग पॉइजन पिल डिफेंस। तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो 1980s में डेवलप हुआ, जहाँ पे जो कंपनी लीडर्स हैं वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनी को ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं। दे मेक देयर कंपनी एंड देयर शेयर्स ऑफ देयर कंपनी मोर एक्सपेंसिव एंड दिस इज़ वाई दे मेक इट लेस अट्रैक्टिव फॉर द बायर्स। इससे होता क्या है कि बायर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और दूसरा कंपनी को थोड़ा टाइम मिल जाता है और सोचने का कि और कितना वो नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इस केस में ट्विटर जो है वो पॉइजन पिल डिफेंस अपना रहा है, एलॉन मस्क के खिलाफ वक्त ले रहा है और धीरे धीरे अपने कंपनी का दाम भी और बढ़वा रहा है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। हो सकता है कि ट्विटर का मैनेजमेंट अपना ट्विटर कभी बेचे ही ना एलॉन मस्क को, लेकिन अभी के लिए तो पॉइजन पिल डिफेंस करके वो धीरे धीरे डिले कर रहा है इस पूरे एक्विजिशन प्रोसेस को। देखते हैं फ्यूचर में ट्विटर एलॉन मस्क अक्वायर कर पाते हैं या नहीं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मशरूम पॉइजनिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असाइम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो 15 लोगों की हाल फिलहाल में डेथ हो गई पॉइजनस मशरूम को कंज्यूम करने से। एक आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि हर साल नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 200 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग पॉइजनस मशरूम। दिक्कत क्या है, क्यों मशरूम से पॉइजनिंग होती है हमारे देश में, वो ज़रा समझते हैं। हमारे खासकर नॉर्थ ईस्ट में देखो, आसाम के अंदर जो मशरूम उगाए जाते हैं उनको लोकली कटफुला कहते हैं और मशरूम का जो स्प्राउटिंग सीजन है, मतलब उसका जो फ्लावर निकलने का सीजन है, वो मार्च से लेकर के मई या जून तक रहता है। अब कैसा है कि पुराने ज़माने में तो लोगों को अच्छा नॉलेज होता था, ट्रेडिशनल नॉलेज होता था तो डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइजनस एंड टॉक्सिक मशरूम, लेकिन जो यंगर जनरेशन के लोग हैं उनकी ये कैपेबिलिटी ट्रेडिशनल नॉलेज की ख़राब हो गई है। दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिबल एंड टॉक्सिक मशरूम। अब यही कारण है कि हाल फिलहाल में मशरूम पॉइजनिंग के केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोगों की उसको पहचानने की काबिलियत कम होते जा रही है। अभी देखो, जनरली माना जाता है कि रोंगाली बिहू के बाद जो भी मशरूम उगता है दैट इज़ फिट फॉर कंजम्पशन, लेकिन ये सही नहीं है, हर केस में ये वैलिड नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा मशरूम है जो बिहू के बाद भी उगता है लेकिन फिर भी वो पॉइजनस हो जाता है। तो इसी कारण से ज़रूरत है अब एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करने की, मशरूम को स्टडी करने की, नॉर्थ ईस्ट के मशरूम को स्टडी करने की, ताकि मशरूम पॉइजनिंग के केसेस फ्यूचर में कम हो। टी ट्राइब के लोग वो मशरूम अक्सर कंज्यूम कर लेते हैं, टॉक्सिक मशरूम, और जिस कारण से उनकी डेथ भी होती है। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग और अ बेटर इकोसिस्टम फॉर प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ मशरूम टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय मशरूम। अब कल के एनालिसिस में कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिख के बताया था कि सर यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच का अंतर उतना क्लियर नहीं है, तो थोड़ा एक बार उसको बता दीजिए। देखते हैं, देखो ये है फ्रांस का कोस्ट, राइट, ये यूरोप है, उसमें ये फ्रांस का कोस्ट है, और फ्रांस और ये पूरा का पूरा जो दो सेट ऑफ आइलैंड्स इनके बीच में क्या है जी, इंग्लिश चैनल, जिसकी हमने लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बात की थी, इंग्लिश चैनल। यहाँ पे दो आइलैंड्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनको हम लोग ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। ब्रिटिश आइल्स इन जनरल इनको ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। ये है ब्रिटिश चैनल, ये है ब्रिटिश आइल्स। अब ब्रिटिश आइल्स इज सेट ऑफ टू आइलैंड्स, पहला है ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा है, ये हरे रंग से दिखाया है हमने, आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, ये वाला आइलैंड को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं आयरलैंड, ठीक है। तो ये जो आयरलैंड है इट इज ए जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, इट इज़ वन आइलैंड एंड दिस ग्रेट ब्रिटेन इज अनदर आइलैंड। तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन और ये हो गया आयरलैंड। अब जरा देखो, ये दो आइलैंड्स हैं जिनको मिला करके हम लोग कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। उसमें दो आइलैंड हैं, आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। इनके ऊपर ओवरऑल 5 देश हैं, 5 कंट्रीज। ये रेड वाला को हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, ऊपर में स्कॉटलैंड, ये वेल्स अलग देश है, यहाँ पे डार्क ब्लू है नॉर्थ आयरलैंड और ये ग्रीन है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये 5 अलग अलग देश हैं, ठीक है। उसमें से एक देश है इंग्लैंड। अब कैसा है
इन 5 में से इन 4 देशों ने मिलकर के, ये नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन 5 में से इन 4 देशों ने मिलकर के एक तरीके का पॉलिटिकल यूनियन आपस में बना रखा है, जिसको वो लोग यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। कैसे हमारे देश के 28 स्टेट्स ने मिलकर के पॉलिटिकल यूनियन बना रखा है, यूएस के 50 स्टेट्स ने मिलकर के एक पॉलिटिकल यूनियन बना रखा है, तो वैसा ही आप समझिए कि यहाँ के 4 देश हैं अलग अलग, इन्होंने मिलकर के आपस में एक पॉलिटिकल यूनियन बना रखा है, जिसमें मोटे मोटे कानून वो इस लेवल पे बनाते हैं, यूके के लेवल पे। चारों मिल करके कुछ मोटे मोटे कानून अपने लेवल पे बनाते हैं, बाकी जो बेसिक कानून होते हैं वो अपने इस कंट्री लेवल पे बनाते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, देयर आर 2 आइलैंड्स टुगेदर नोन एज ब्रिटिश आइल्स। ये 2 आइलैंड का नाम है आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन इज ए जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, तो क्लियर है ग्रेट ब्रिटेन जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। अभी इन दोनों आइलैंड्स के ऊपर या ब्रिटिश आइल्स के ऊपर हैं 5 कंट्री। इन 5 कंट्रीज में से ये 4 ने, इंग्लैंड ने, वेल्स ने, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड ने मिल करके एक पॉलिटिकल यूनियन बना लिया जिसका नाम है यूके। तो ये रह गया यूके, और आयरलैंड जो है एक अलग देश है जो यूके का हिस्सा नहीं है। तो मुद्दा ये है कि ग्रेट ब्रिटेन इज ए जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, दिस आइलैंड, इंग्लैंड इज ए कंट्री एंड यूके इज ए पॉलिटिकल यूनियन जो 4 देशों से मिलकर के बनाए। और ये जो आयरलैंड है वो इस यूके का हिस्सा नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। एक्साइज ड्यूटी इज अप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड लेक विक्टोरिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विद रवांडा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।